गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम तुर्क आक्रमण के विषय में पढ़ाएंगे। इससे पूर्व हम अरब आक्रमणकारी के विषय में पढ़ा चुके हैं। जो पहला अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। ऐसे ही प्रथम तुर्क आक्रमणकारी सुब्दगीन था, जिसने भारत पर आक्रमण किया। सुब्दगीन गजनी का शासक 977 ईस्वी में बना। और जो भी सारे आक्रमण हुए हैं बच्चों, मैंने सब पहले भी बताया है, उत्तर पश्चिमी दिशा से हुए हैं, यानी पाकिस्तान की साइड से हुए हैं। और उस समय वहां पर जयपाल नाम का शाही वंश का शासक था। जयपाल को पराजित कर दिया सुब्दगीन ने। 977 ईस्वी में 97 ईस्वी में सुब्दगीन की मृत्यु हो गई और उसके दो पुत्र थे, इस्माइल और महमूद, जो कि गजनी के शासक बने। अब हम जो महत्वपूर्ण शासक महमूद गजनवी के विषय में पढ़ेंगे, जिसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए। कितनी बार किए बच्चों आक्रमण? 17 बार किए। इन आक्रमण को हमें याद रखना है, कितनी बार किए? 17 बार। और जो 16वां आक्रमण था वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किया और इस मंदिर को बुरी तरह से लूटा। और यहाँ के राजा थे भीमदेव प्रथम। और महमूद के आगमन की सूचना सुनते ही जो राजा भीमदेव है वो नगर छोड़ करके भाग गए। और मुस्लिम सेना का पुजारी और हिंदू जनता ने बहुत ही संघर्ष किया। प्रथम दिन लोगों ने आक्रमणकारियों का प्रतिरोध किया, जिससे आक्रमणकारी पीछे हटने को मजबूर हुए। दूसरे दिन भी और तीसरे दिन भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें अपनी सेना को बिखरते देखकर महमूद खुद खुदा की मदद के लिए इबादत करने लगा। सुरक्षाकर्ता और हिंदुओं के झुंड सोमनाथ मंदिर में प्रवेश करते रहे और वो बार बार ये प्रण करते रहे कि वे मरते दम तक लड़ते रहेंगे। अंततः महमूद ने बिना किसी प्रतिरोध के नगर पर अधिकार कर लिया और उसने कत्लेआम की आज्ञा दी। 50,000 से अधिक स्त्री पुरुषों को मौत के घाट उतार दिया। और विजय के बाद महमूद स्वयं सोमनाथ भगवान की मूर्ति को तोड़ा और उसके टुकड़ों को गजनी, मक्का और मदीना की प्रमुख मस्जिदों की सीढ़ियों के नीचे डलवा दिया था। और जो अंतिम आक्रमण है 17वां आक्रमण, ये भी हमें याद रखना है, जो 1027 में हुआ और वो सिंध के जाटों के विरुद्ध हुआ। किसके विरुद्ध हुआ बच्चों? सिंध के जाटों के विरुद्ध। क्योंकि गजनी लौटते समय जाटों ने, ये सोमनाथ से जब गजनी लौट रहा था तो जाटों ने इनके मार्ग में इनको बहुत ही परेशान किया था, इसलिए इन्होंने अंतिम आक्रमण 1027 में सिंध के जाटों के विरुद्ध किया। अब हम पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के विषय में, जो भारत पर क्यों आक्रमण किए। इसके कई कारण थे, देखिए पॉइंटों के रूप में। पहला था धन प्राप्त करना, दूसरा साम्राज्य विस्तार करना चाहता था मोहम्मद गौरी, और तीसरा इस्लाम धर्म का प्रचार करना चाहता था, और चौथा पंजाब में गजनी और मुल्तान में इस्माइलिया जो वंश है उनकी सत्ता को नष्ट करना चाहता था। अब लेकिन इससे पूर्व हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज चौहान के विषय में, जो कि अंतिम हिंदू शासक थे दिल्ली के। 1177 से लेकर 1192 ईस्वी तक इनको शासक रहा है। पृथ्वीराज चौहान का हम प्रारंभिक जीवन पढ़ेंगे। सबसे पहले इनका जन्म 1166 ईस्वी में हुआ। इनके पिताजी का नाम सोमेश्वर था और माता कपूर देवी थी। और इनको एक उपाधि है राय पिथौरा। बच्चों ये छोटे प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण है। राय पिथौरा के नाम से जानी जाती है। 1178 में इनके पिताजी की मृत्यु हो जाने पर पृथ्वीराज अल्पवयस्क ही 11 साल की अवस्था में सिंहासन पर बैठे, अल्पवयस्क थे। और इन्होंने प्रधानमंत्री कदमवास और सेनापति भुवनमाल की सहायता से राज का शासन संभाल लिया। और 1 वर्ष तक 77 में बैठे थे बच्चों, और 1 वर्ष तक यानी 78 तक इनकी माताजी ने बागडोर संभाल रखी थी। और इनकी जो नीति थी वो थी स्वजनों के विरोध से मुक्ति पाना सबसे पहले तो, दूसरी पड़ोसी राज्यों का दमन करना, और तीसरी विदेशी शत्रुओं का मुकाबला करना। अब हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज चौहान की विजय।
सबसे पहले तो जो ये अपरांग्य है, जो इनके पृथ्वीराज चौहान के चाचा थे, इनका विद्रोह का दमन किया। क्यों? क्योंकि जो अपरांग्य है उन्होंने पृथ्वीराज को अल्प वयस्क समझा, तो वो सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। तो पृथ्वीराज चौहान ने अपरांग के विद्रोह का दमन किया और उसको मौत के घाट उतार दिया। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, नागार्जुन के विद्रोह का दमन। जो अपरांग उनके छोटे भाई है नागार्जुन, उन्होंने भी गुरुगांव यानी गुड़गांव पर अधिकार कर लिया और पृथ्वीराज ने सेना भेजकर नागार्जुन को खदेड़ दिया और नागार्जुन गुड़गांव छोड़ करके भाग गए, लेकिन उनको मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, भंडनाकों का दमन। 1182 ईस्वी में हुआ। जो ये भंडनायक जाति थी वे गुड़गांव और हिसार के आसपास थी और ये लोग बहुत उपद्रवी जाति थी, जिससे पूरा जो उत्तरी भारत है, उत्तरी जो सीमा थी वो सुरक्षित नहीं थी। तो 1182 में पृथ्वीराज चौहान ने भंडनायकों का दमन किया, जिससे कि उसके राज की उत्तरी सीमा सुरक्षित हो गई। चौथा पॉइंट पढ़ेंगे, महोबा के चंदेलों से संघर्ष। जो ये पड़ोसी राज्य की सीमा थे, तो 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज ने महोबा के चंदेल शासक पर आक्रमण किया। राजा परमर्दिदेव था और इस युद्ध में उसके दो सेनापति आला और उद्दल, परमर्दिदेव के दो सेनापति आला और उद्दल लड़ते हुए मारे गए और महोबा राज पर पृथ्वीराज चौहान ने अधिकार कर लिया। इसके बाद चालुक्यों से संघर्ष, गुजरात के चालुक्यों से संघर्ष। चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय से किया। कहा जाता है पृथ्वीराज रासो के अनुसार जो आबू की राजकुमारी इच्छनी थी, तो गुजरात का चालुक्य शासक भीमदेव भी उससे शादी करना चाहता था, लेकिन पृथ्वीराज ने उससे विवाह करके भीमदेव को अप्रश्न कर दिया और इस कारण उनमें संघर्ष हुआ। लेकिन दूसरे इतिहासकार कहते हैं कि दोनों ही राज्यों की सीमाएं पास पास थी और दोनों शासकों की महत्वाकांक्षाएं थी, लेकिन बाद में दोनों में मध्यस्थता हो गई, लेकिन फिर भी संघर्ष जारी रहा, द्वेष जारी रहा। छठा टॉपिक पढ़ेंगे, कन्नौज के गहड़वाल वंशी जयचंद से संघर्ष। जो कन्नौज का शासक है जयचंद, उससे संघर्ष हुआ क्योंकि दोनों ही महत्वाकांक्षी शासक थे। जयचंद दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था, जबकि पृथ्वीराज चौहान कन्नौज पर अधिकार करना चाहता था। दोनों की सीमाएं मिली हुई थी। दो जो महत्वपूर्ण कारण बताया जाता है कि पृथ्वीराज ने जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का बलपूर्वक अपहरण कर लिया, इससे जयचंद नाराज हो गया, ये भी महत्वपूर्ण वो है। और इसी ने जयचंद मोहम्मद गौरी को आक्रमण के लिए बुलाया। बच्चों, अब हम संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान की कहानी के विषय में पढ़ेंगे। चंद्रवरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज चौहान और जो जयचंद्र है ना, गहड़वाल वंश का, पुत्री संयोगिता के बीच प्रेम था, किंतु जयचंद्र और पृथ्वीराज के बीच शत्रुतापूर्ण संबंधों के कारण वह अपनी पुत्री संयोगिता का विवाह किसी अन्य राजा के साथ करना चाहता था। इसके लिए उसने राजसूय यज्ञ के समय संयोगिता के स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें उसने पृथ्वीराज को छोड़कर सभी प्रमुख महाराज राजाओं को आमंत्रित किया और राज का अपमानित करने के लिए द्वारपाल के स्थान पर पृथ्वीराज की मूर्ति लगवा दी। स्वयंवर के समय जब सभी राजा महाराजा संयोगिता की वरमाला, उस समय संयोगिता ने पृथ्वीराज की मूर्ति के गले में वरमाला डाल दी। इसी वक्त पृथ्वीराज अपनी सेना सहित घटना स्थल पर पहुंच गया और उसने संयोगिता को उठाकर ले गया और जयचंद्र के सैनिकों ने पृथ्वीराज को रोकने का प्रयास किया, किंतु वे असफल रहे। कुछ इतिहासकार त्रिपाठी, गौरीशंकर, हीराचंद आदि इसकी ऐतिहासिकता को मात्र प्रेम आख्यान कहकर अस्वीकार करते हैं, जबकि दशरथ शर्मा ने संयोगिता की घटना को ऐतिहासिक तथ्य। अब हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच संघर्ष।
तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में कुल 2 युद्ध हुए थे। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। तो बच्चों, जो प्रथम युद्ध है इसमें तो मोहम्मद गौरी की पराजय हुई और द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। और मोहम्मद गौरी 1175 में मुल्तान, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान है, वहां पर आक्रमण किया। फिर गुजरात, सियालकोट और लाहौर के युद्धों को जीतता हुआ और तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान के साथ किया, जिसमें मोहम्मद गौरी की पराजय हुई। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी। तो 1 वर्ष बाद ही गौरी ने इस बार अपने शत्रु को संधि वार्ता के झांसे में फंसा लिया कि भाई संधि कर लेंगे। तो इससे कई दिनों तक संधि वार्ता चलने के कारण चौहान सेना निश्चिंत होकर आमोद प्रमोद में डूब गई और युद्ध की ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और इसका फायदा उठा करके गौरी ने रात्रि में अचानक आक्रमण कर दिया, जिससे पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो गई। अब इसमें भी मतभेद है कि पृथ्वीराज रासो के अनुसार तो कि पृथ्वीराज को गौरी ने बंदी बना लिया और गजनी ले गया, जहां शब्द भेदी बाण के द्वारा पृथ्वीराज ने गौरी का वध कर दिया। जबकि उस समय के इतिहासकार हसन निजामी के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को के अधीनस्थ शासक के रूप में अजमेर पर शासक किया। इसका पता हमें एक सिक्के से भी चलता है, जिसमें एक तरफ मोहम्मद बिन साम और दूसरी तरफ पृथ्वीराज नाम अंकित है। अब बच्चों देखो, ये युद्ध कई बार ऐसे आते हैं कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में कुल कितने युद्ध हुए, तो हम उनको बता सकते हैं। कुल 2 युद्ध हैं, उनका वर्णन हम कर सकते हैं। अब 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है कि पृथ्वीराज चौहान की पराजय के कारण क्या थे मोहम्मद गौरी से, तो हम लिख सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान में दूरदर्शिता और कूटनीति का अभाव था, जिसके कारण उसने पड़ोसी राज्यों से युद्ध करके भी शत्रुता मोल ले ली। और इसी कारण जब मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय उन्होंने कोई उनसे सहायता नहीं मिली। और 1178 में जब गौरी ने गुजरात के भीमदेव द्वितीय पर आक्रमण किया था, तो पृथ्वीराज ने उनकी कोई सहायता नहीं की। यह भी उनकी भारी भूल थी, तो उन्होंने भी नहीं की। चौथा कारण कि तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित होकर जब भागती हुई तुर्क सेना पर पीछे से आक्रमण न करना भी भयंकर भूल थी। और 1 वर्ष बाद ही उन्होंने देखिए उस सेना ने वापस आक्रमण कर दिया। और संयोगिता, जो जयचंद्र की पुत्र थी, उससे विवाह करने के बाद उसने राजकार्यों की अपेक्षा कर अपना जीवन आमोद प्रमोद में लगा दिया, जिसके कारण भी ये इसकी पराजय। अब पृथ्वीराज चौहान का मूल्यांकन करेंगे। एक वीर और साहसी योद्धा था। देखिए, तराइन के द्वितीय युद्ध से पूर्व वो हमेशा हर युद्धों में वो जीता है और वीर और साहसी योद्धा था। अनेक युद्धों में सफलता प्राप्त करी। इसी कारण उसे दल पंगुल यानी विश्व विजेता की उपाधि भी धारण की थी। तो क्वेश्चन बनता है कि दल पंगुल किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज चौहान को। और देखिए, पहले भी मैंने बताई, इनकी एक उपाधि और थी, राय पिथौरा। और विद्यानुरागी शासक थे, स्वयं भी विद्वान थे और अनेक विद्वान इनके दरबार में थे। विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जनार्दन, जयानक, आशाधर आदि विद्वान थे। चंद्र बरदाई इनके राजकवि थे, जिनका रचना है पृथ्वीराज रासो, जो कि हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। जयानक की पृथ्वीराज विजय है। तो बच्चों, ये जो पुस्तकें हैं वो हमें याद रखनी है। चंद्र बरदाई को याद रखना है, जो कि पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था और जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो, और जयानक की है पृथ्वीराज विजय। इन दोनों में अंतर रख के हमें याद रखना है। और आज के जो इस वीडियो में जो पढ़ाया है टॉपिक में, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख के अपनी उत्तर पुस्तिका में करें। धन्यवाद।